नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के सिलेबस को पूरा करा दिया है। जितना भी प्लेटो से लेकर लॉक तक का लेक्चर है डीयू के सिलेबस के हिसाब से, वह मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप अगर लिखेंगे प्लेटो बाय पढ़ो तो वैसे, एरिस्टोटल बाय पढ़ो तो वैसे, तो आपको वो सब लेक्चर्स उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आप क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के लेक्चर्स कब कंप्लीट कराइएगा, तो मैंने पिछले साल ही कंप्लीट करा दिया था। इस साल देखिए, सबसे पहले तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप ये अश्योर कर लें कि आपने हॉब्स और लॉक के सभी लेक्चर्स को देखे हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बता दूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में। जैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, और फिर पूछा जाता है कि मैकियावेली एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो ये सब के जो आंसर्स है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द हॉब्सियन स्टेट, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ लॉकियन स्टेट। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैकियावेली का रिपब्लिकनिज्म जो था उसके बारे में लिखिए शॉर्ट नोट्स में। तो ये सब कुछ कुछ चीजें छूट गई हैं जिसको मैं करा दूंगा, और ऐसे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। नोट्स अवेलेबल हैं, आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर में आपको मात्र 100 रुपीज में क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। बाद में इसके प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हॉब्स और लॉक के बीच में सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो हॉब्स और लॉक दोनों इंग्लिश फिलोसोफर थे, दोनों इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, आप हॉब्स से पहले के थिंकर्स को देखिएगा। मैं इसमें मैकियावेली को एक्सक्लूड कर देता हूं। अगर आप हॉब्स से पहले के थिंकर्स को देखिएगा, जैसे सेंट ऑगस्टीन हो गए या बाकी कोई भी फिलोसफर, तो उनके केंद्र में हमेशा से रिलीजन रहा करता था। वह हमेशा रिलीजन को एट सेंटर रखते थे, और जो इंडिविजुअल होता था, जो वह एक व्यक्ति होता था, वह हमेशा परिधि पर होता था, सर्क्यूम्फरेंस पेरिफेरी पर होता था। लेकिन आप देखिएगा, हॉब्स और लॉक ने पूरे के पूरे जज्बात को बदल के रख दिया। हॉब्स और लॉक दोनों के लिए इंडिविजुअल सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखा, ना कि धर्म को या फिर कोई अदर वर्ल्डली एंटिटी को, कोई स्पिरिचुअल एंटिटी को, जैसे भगवान या और भी कुछ। तो इन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रख के अपने फिलॉसफी को, अपने दर्शन को दिया है। तीसरा सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, आज बहुत सारा यूजीसी नेट का आप पेपर देख लीजिए, या फिर एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर पूछ लीजिए, देख देख लीजिए। उसमें पूछा जाता है कि हॉब्स जो है, हॉब्स निगेटिव लिबर्टी में आप इसको रखेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी में आप इसको रखेंगे। तो एक बात आप याद रखिएगा कि टीएच ग्रीन से पहले के जितने भी थिंकर्स हैं, सबके सबको निगेटिव लिबर्टी में रखा जाता है। जेएस मिल में थोड़ा थोड़ा हम पॉजिटिव लिबर्टी के फीचर्स देख सकते हैं, लेकिन अंततः जेएस मिल को भी एज अ नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर के तौर पर देखा जाता है। टीएच ग्रीन, एलटी हॉबहाउस, इन लोगों को पॉजिटिव लिबर्टी में रखा जाता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में जो क्लासिफाई करने का जो ट्रेंड है ना, ये बहुत बाद में आया। जब निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, जब आइजिया बर्लिन ने उसके बारे में लिखा, बाकी स्किनर ने उसके बारे में लिखा, तब ये निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी हमारे सामने आया है ना। एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, जो आइजिया बर्लिन का निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है, वह बिल्कुल अलग चीज है ना। उस चीज से यहाँ हॉब्स को और लॉक को कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं यहाँ सिंपल सा मीनिंग आपको बता रहा हूँ, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या अंतर होता है। देखिए, निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो कम से कम व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करे, जो कम से कम एक व्यक्ति के जिंदगी में हस्तक्षेप करे। अ स्टेट विच इज अ मिनिमल स्टेट विच इंटरफेयर द लीस्ट, दैट इज एक्चुअली कॉन्टरमिनस टू नेगेटिव लिबर्टी। उसी को नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है।
और पॉजिटिव लिबर्टी के जो थिंकर्स हैं ये कहते हैं कि स्टेट को जो है एक व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना जरूरी है। अगर व्यक्ति के जीवन में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो व्यक्ति जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, हॉब्स और लॉक कहेंगे कि व्यक्ति को ऐसे खुला छोड़ दीजिए, उनके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप कीजिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कीजिए। अब व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है उसकी मर्जी। उसके पास पैसे होंगे तो शिक्षा लेगा, लेकिन अगर एक गरीब है तो उसका क्या होगा। तो बाद में टीएच ग्रीन, एलटी हॉबहाउस जैसे थिंकर आते हैं और कहते हैं कि अगर राज्य अगर हस्तक्षेप ना करे और कहे कि सबके पास स्वतंत्रता है तो एक गरीब व्यक्ति तो शिक्षा नहीं ले सकता। और ये इसलिए शिक्षा नहीं ले पा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है, शिक्षा लेना चाह रहा है पर ले नहीं पा रहा है। ये कैसी स्वतंत्रता है? ये आजादी तो गुलामी से भी बदतर है। तो इसीलिए टीएच ग्रीन और एलटी हॉबहाउस जैसे थिंकर आगे कहते हैं कि नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी आनी चाहिए। और ये पहले तो ये बात मैं कंप्लीट कर लेता हूं, पॉजिटिव लिबर्टी आनी चाहिए। राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर कोई गरीब है, शिक्षा नहीं ले पा रहा है, स्वयं से चाहता है शिक्षा लेना, आप उसको मदद कीजिए, शिक्षा दिलाइए आप उसे। दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। तो निगेटिव लिबर्टी में जितने भी थिंकर्स आते हैं, आप ये क्वेश्चन खुद से पूछिएगा कि ये कहता है क्या मिनिमल स्टेट का बात? अगर कोई भी थिंकर मिनिमल स्टेट या सिर्फ पुलिस स्टेट की बात को करता है कि राज्य का बस काम है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, बाकी और कोई काम नहीं है, तो वह निगेटिव लिबर्टी में आ जाएगा। और अगर कोई कहता है नहीं, राज्य सुरक्षा देने के अलावा भी कुछ करे, लोगों को शिक्षा में मदद करे, किसी के पास खाना नहीं तो उसको खाना दे, एक तरह से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो उसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी है ना, ये हमने बनाया है। हॉब्स चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा था देखो देखो मैं निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता हूँ। टीएच ग्रीन ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि मैं पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता हूँ, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता हूँ। उस समय ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था कि पॉजिटिव लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी, ऐसा कोई चीज ही नहीं होता था। बाद में बर्लिन ने निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन किया, बेंजामिन कॉन्स्टा हो गए, ये अलग कॉन्सेप्ट है उनका थोड़ा। फिर उसके बाद स्किनर आते हैं। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का बहुत बाद में 1950 के आसपास में जब कॉन्सेप्ट आया, तो लोग जो है ना अपने बुद्धि को लगाकर, अपने रीजन को लगाकर निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का एक स्फेयर बना दिया कि ये निगेटिव लिबर्टी, ये पॉजिटिव लिबर्टी। अब देखते हैं हॉब्स कहाँ जाएगा। हॉब्स यहाँ जाएगा कि हॉब्स यहाँ जाएगा, लॉक यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। तो अपने रीजन को लगाकर फिर बाद में ये पॉजिटिव निगेटिव जो लिबर्टी है इसका खेल शुरू हुआ। कुल मिलाकर इतना ही जान जाइए, जो भी थिंकर्स निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं वह मिनिमल स्टेट की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और दोनों लॉक और हॉब्स दोनों ही निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोनों ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि कौन ऐसा पहला पॉलिटिकल फिलोसफर होता है जिसने एरिस्टोटल को इग्नोर कर दिया। तो हॉब्स ऐसे पहले चिंतक होते हैं जिन्होंने एरिस्टोटल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लॉक ने भी इग्नोर कर दिया। अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहले जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, इनके पास इनेट थ्योरी ऑफ नॉलेज था। इनेट थ्योरी ऑफ नॉलेज होता है पहले के ग्रीक फिलोसफर्स। आपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, एरिस्टोटल और जो प्लेटो, दोनों का ही अलग अलग थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, थ्योरी ऑफ आइडियाज है। तो वे लोग मानते थे कि जो ज्ञान होता है ना, वह व्यक्ति के भीतर होता है, मतलब जन्म के साथ ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है। ये उनका मानना था, इनेट थ्योरी ऑफ नॉलेज। लेकिन यहाँ पे हॉब्स और लॉक जो दोनों है ना, ये दोनों तबुला रसा की बात करते हैं। तबुला रसा वैसे टर्म जो है लॉक का है। इनका मानना है कि इंसान के पास पैदाइश कोई नॉलेज नहीं होता, जन्म हुआ तो ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन पैदा कोई होता है। इंसान एक कोरे कागज की तरह होता है, और जो अनुभव है ना वह उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। तो एक कोरा कागज है इंसान, उस पर लिखते जाओ लिखते जाओ, वह जैसा अनुभव करेगा
जैसा उसको ढाला जाएगा उस तरह से वह ढलेगा। हमारे यहाँ कहावत भी है कि जो छोटा बच्चा होता है वो लचीले बांस की तरह होता है, जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ेगा, पर वही बड़ा हो जाता है तो सख्त बन जाता है, फिर इधर उधर मुड़ना बंद कर जाता है। तो इसीलिए जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एरिस्टोटल को और बाकी जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाई इंसान तो जन्म से ही ज्ञानी होता है, उनके अंदर इनेट नॉलेज होता है। इनका मानना था ना, इनेट नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं होती, इंसान अपने अनुभवों से सीखता है, इंसान एक कोरे कागज की तरह है। तो ये भी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। फिर उसके बाद अगला सिमिलैरिटी देखिए कि दोनों जो है ना मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, मैकेनिस्टिक मशीन से आया है, और मशीन जो है ना वो ना भगवान बनाते हैं ना खुद से आता है, मशीन को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो पहले जो एंशियंट थिंकर थे या फिर मिडिएवल एज के थिंकर थे, वह स्टेट को कैसा मानते थे? अगर आप एरिस्टोटल की बात करें, कौटिल्य की बात करें, तो ये लोग मानते थे कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। मतलब ऑर्गेनिज्म जानते हैं ना, जीवित होता है, तो स्टेट एक लिविंग एंटिटी है, और स्टेट टाइम टू टाइम ग्रो करता रहता है, और स्टेट जो है वह ह्यूमन बीइंग से पहले आता है। आप एरिस्टोटल का अगर आप वीडियो को देखिएगा, एरिस्टोटेलियन स्टेट, तो मैंने उसमें बताया है। तो पहले एरिस्टोटल ये सब कह रहे हैं कि स्टेट ऑर्गेनिक होता है, लिविंग एंटिटी है, जीवित प्रजाति की तरह है। दूसरी तरफ सेंट ऑगस्टीन आएंगे, रॉबर्ट फिल्मर आएंगे, ये सब कहेंगे ना ना, स्टेट तो डिवाइन है, स्टेट दैविक है, स्टेट को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है ना, भगवान ने बनाया है। और जो राजा है, द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, द किंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। ऐसा डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट का मानना है। तो एक तो स्टेट को ऑर्गेनिक मानता है, और दूसरा तो भाई भगवान ने राज्य को बना दिया है। पर ये पहले ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि स्टेट ना ही ऑर्गेनिक है ना ही डिवाइन है, स्टेट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, स्टेट मशीन है, आर्टिफिशियल है, जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया गया। कैसे क्रिएट किया गया? तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता ही होगा, मैं आगे बताने वाला हूँ। दोनों बिलीव करते थे नेचुरल राइट्स में, दोनों का मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक अवस्था है, उसमें मनुष्य को नेचुरल राइट्स मिले हैं। ये एक सिमिलैरिटी हो गई। दोनों बिलीव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक सामाजिक संविदा हुआ, और उसके माध्यम से जो राज्य है वह एग्जिस्टेंस में आया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, दैट इज द सोर्स ऑफ स्टेट, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट is the mutual agreement among the individual. That means the social contract is humane in nature. It is neither organic nor divine. It is artificial in nature. It is mechanical in nature. Therefore, I told you that they support the mechanistic theory of state. मुझे उम्मीद है आपको पता चला होगा। उसके बाद नवा अगर आप सिमिलैरिटी देखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये दोनों ही कहते हैं कि एक बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो उसको हम रिवोक नहीं कर सकते, इरिवोकेबल है, हम उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, उस एग्रीमेंट को हम तोड़ नहीं सकते, ये दोनों कहते हैं। और इस पॉइंट पर मुझे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, बट आप अगर एमए एंट्रेंस के क्वेश्चंस को देखिएगा और यूजीसी नेट के, तो इरिवोकेबल है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स है उसमें भी बताए हैं। उसके बाद एक चीज और, पहले जो है ना, पहले जितने भी स्टेट बनाए जाते थे, वह स्टेट बनाए जाते थे कुछ नॉर्मेटिव आइडियल पर। स्टेट किस लिए बनाया जाता था? ताकि स्टेट जस्टिस को इंश्योर करे, प्लेटो। स्टेट इसलिए बनाया जाता था ताकि स्टेट में गुड लाइफ मिले ह्यूमन बींग्स को, है ना। पर यहाँ पर ह्यूमन इंटरेस्ट को, जो मनुष्य का हित है, उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया। अब हॉब्स का स्टेट क्यों बना? हॉब्स का स्टेट जो है वह ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में, जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें लोगों को हमेशा जान का खतरा बना होता था, ह्यूमन नेचर बैड हुआ करता था, क्योंकि ह्यूमन जो है पैशन से गाइडेड हुआ करते थे। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। वहीं दूसरी तरफ लॉक का स्टेट क्यों बना? तो वो भी ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना, क्योंकि लॉक के अनुसार
सब तो बढ़िया था, ठीक ठाक था, सब चंगा सी था वहां लॉक के टाइम में, लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में, जब लॉक अपने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं। पर वहां पर कुछ इनकन्वीनियंस था। क्या इनकन्वीनियंस था? तो जो लॉ जो है नेचर का, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, और उसको एडजुडिकेट कौन करेगा, उस पर फैसले कौन सुनाएगा। तो यहाँ फिर से ह्यूमन बीइंग के जो स्वार्थ हैं पूरे हो रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग के स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है, ये दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नैरेट करते हैं। इसका कोई नॉर्मेटिव आइडियल नहीं होता है। और जब मैं टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन वाला लेक्चर आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको स्ट्राउसियन इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया था, और लियो स्ट्राउस जो है, जो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, यही बात को पॉइंट करते हैं कि हॉब्स के बाद जितने भी आपके राजनीतिक चिंतक हुए, सबके सब जो है ना, वह सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। कोई भी थ्योरी जो है नॉर्मेटिव आइडियलिज्म पर नहीं बना, उसका कोई भी एक आपका मौलिक बेस ही नहीं है, जो मूलात्मक बेस होता है वह है ही नहीं। तो ये 10 आपके सिमिलैरिटी हो गया। उसके बाद हॉब्स और लॉक के बीच बहुत जल्दी जल्दी मैंने काफी चीजों को समझा दिया है, हम डिफरेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ इवेंट होता है उनके जीवन काल में, जो उनका जो महत्वपूर्ण घटना होता है जिससे वो इंस्पायर्ड होते हैं, तो जो स्पेनिश लोग होते हैं, जो स्पेनिश आर्मेडियंस होते हैं, वह अटैक करते हैं इंग्लैंड पर 1588 में। इसी वर्ष जो है हॉब्स का जन्म होता है। और इंग्लिश सिविल वॉर भी वह अपने समय काल में देखते हैं। यहाँ वह देखते हैं कि मनुष्य जो है काफी ज्यादा वायलेंट है, पीसफुल नहीं है, मनुष्य मारपीट करता है। मैंने ये सब चीजों को बताया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट था, जिससे उन्होंने ये तकाजा लगा लिया कि ह्यूमन नेचर जो है वह बैड होता है। ह्यूमन नेचर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्टेड और इगोइस्टिक होता है। दूसरी तरफ लॉक के टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका उनका लाइफ इवेंट होता है, वह है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि 1688 में होता है। और ये काफी पीसफुल था, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और इसको देखकर, इसको अनुभव कर कर उन्होंने तकाजा लगा लिया कि ह्यूमन बींग जो है वह गुड होते हैं। ह्यूमन बींग सेल्फ सेंटर्ड तो होते हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है, लेकिन उनके पास रीजन भी होता है, उनके पास बुद्धि भी होती है, तर्क क्षमता भी होता है, जिससे वह अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरों के स्वार्थ का भी ख्याल रखते हैं, और सिर्फ अपना अपना नहीं करते रहते हैं। मतलब जियो और जीने दो की नीति पर चलते हैं। लॉक इस तरह से आपको बोलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइव इवेंट्स हो गए इनके टाइम पीरियड में। उसके बाद हॉब्स की जो मेथोडोलॉजी है, ये काफी ज्यादा साइंटिफिक है। एक ऑर्डर में हॉब्स देखिएगा चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। मैकेनिक्स पर बेस्ड है एक तरह। उस समय जो आपका, ये गैलीलियो से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, मैंने आपको बताया था। तो जिस तरह से आपका फिजिक्स में, जिस तरह से मैकेनिक्स में एक आपका स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया जाता है, हॉब्स ने उसी तरह से चीजों को समझाया। इनका आप मोशन वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए या बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। वहीं दूसरे तरफ स्कॉलर्स का मानना है कि लॉक का कोई भी क्लियर मेथोडोलॉजी ही नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। लॉक अलग अलग कहानी बताते हैं, अलग अलग अप्रोचेस पर, और सबको कंपाइल करके कोहेरेंट होल बना देते हैं, एक पूरा बड़ा सा पिक्चर बना देते हैं हमारे सामने, और अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नरेट कर देते हैं। इसका मतलब लॉक की जो मेथोडोलॉजी है, दैट इज इंफीरियर टू हॉब्स। हॉब्स हैज अ बेटर मेथोडोलॉजी देन लॉक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको बता ही दिया। हॉब्स जो है पेसिमिस्टिक व्यू, जो एक निराशावादी जो आपका विचार होता है, वह इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भी मैं बोल रहा था, स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था का एक निराशावादी विचार देते हैं, है ना, कि ह्यूमन नेचर बैड है, यहाँ पे कंटिन्यूअल फियर रहता है डेथ का, जो मैन का लाइफ है वह सॉलिटरी है, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ये सब मैंने आपको समझाया है। दूसरी तरफ आप अगर लॉक का देखिएगा, तो लॉक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं आपका स्टेट ऑफ नेचर का। कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में पीस था, गुडविल था, म्यूचुअल असिस्टेंट था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी एग्जाम के क्वेश्चन के लिए नहीं, फ्यूचर में यूजीसी नेट और एम एंट्रेंस के लिए। देखिए हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में ना ही समाज था, ना ही समाज था, इसका मतलब ना ही आर्ट था, ना ही लिटरेचर था, ना ही रिलीजन था, कुछ भी नहीं था।
और ना ही स्टेट था। तो इसीलिए हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल दोनों था। लेकिन दूसरी तरफ लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में सोसाइटी पहले से एग्जिस्ट करती थी, लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती थी, बस स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पर जब हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी और स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्टेंस में आया। और स्टेट को हॉब्स लेविएथन कहते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की, एक किंग। किंग इज इक्वल टू लेविएथन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मोनार्की इज इक्वल टू स्टेट, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, सोसाइटी पहले होती है। यहाँ सोसाइटी और स्टेट दोनों ही एग्जिस्टेंस में आता है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग आपस में मिल जाते हैं, मान लीजिए 5-7 लोग हैं, आपस में मिलकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो हम अपने सभी राइट्स को एक लेविएथन को, एक राजा को सौंप देते हैं। सभी राइट्स को, एक राइट को नहीं सौंपेंगे। कौन सा राइट? तो राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ अपने पास रखते हैं, राइट टू लाइफ जो है अपने पास रखेंगे, बाकी सब राइट को सौंप देते हैं। और आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो लेविएथन है ना, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग आपस में कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की अपना अपना राइट चलो उस तीसरे के पास सौंप दो और अच्छे से रहो, एक दूसरे का जान अब नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो लेविएथन है ना, लेविएथन राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये राइट हमने अपने पास रखा। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसी टाइम में इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से समाज और स्टेट, राज्य, और जब मैं यहाँ स्टेट बोल रहा हूँ तो पहले मतलब आप अकबर ये सब के टाइम में देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता था? किंग। किंग ही स्टेट था, किंग गयो तो राज्य गयो, यही सिचुएशन थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर किंग बोल लो, स्टेट बोल लो, स्टेट को लेविएथन कह रहे हैं यहाँ पे थॉमस हॉब्स, तो सब बात बराबर ही है। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए अगला पॉइंट आता है कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बतवा बराबरे है ना, एज वी से इन बिहारी टोन। Actually, I'm also from Jharkhand, so I also speak in that manner. So there is nothing bad, and actually we should be proud of our culture as well. तो चलिए आगे आते हैं इसमें। इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लॉक साहब का, इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लोगों के बीच में, लोग आपस में मिलकर स्टेट बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, इन्हीं में से कुछ लोग गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं जो कि राज्य को चलाएंगे। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन लोग और गवर्नमेंट के बीच में होता है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नमेंट को पार्ट बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, कि भाई अगर कुछ दिक्कत होगा तो तुमसे हम पूछेंगे बाद में क्यों दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर लेविएथन को पूरा पावर है। लेविएथन से जाकर क्वेश्चन करोगे हॉब्स वाले स्टेट में तो बोलेगा हम थे क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, हमको रखे थे साथ में? तो नहीं रखे थे तो हमसे क्यों फिर पूछ रहे हो तुम? हम नहीं बताएंगे, हमारी मर्जी, हम जो करेंगे करेंगे। बस तुम राइट टू लाइफ अपने पास रखे हो, अगर हम इसको थ्रेट करें तो आकर हमको बोलना, वरना जाओ। पर यहाँ पे गवर्नमेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ गवर्नमेंट पर कुछ लॉक रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, रूल ऑफ लॉ आता है। तो ये सब चीज लॉक से ही एक तरह से जन्मती है, मैंने इनके कॉन्सेप्ट लेक्चर में पहले से बताया है। अब यहाँ पर जो है ना, तीन राइट सिर्फ लोग दे रहे हैं। तीन लाइट, सॉरी लाइट कह रहा हूँ, राइट को जो है, तीन राइट को लोग जो है वह सबमिट कर रहे हैं, दे दे रहे हैं राज्य बनाने समय कॉन्ट्रैक्ट, कि हम अपने आप से कानून को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, कानून को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और हम अपने जज नहीं होंगे। माने हम अपने ही एक्शन को खुद से जज नहीं करेंगे, है ना, ये चीज है। तो यहाँ तीन राइट को देकर बाकी सब राइट रख लिया इन्होंने। तो मतलब यहाँ इंडिविजुअल्स के पास काफी ज्यादा राइट होगा। आगे यही सब पॉइंट है इसलिए यही बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे सब राइट दे दिया हॉब्स वाले केस में और मात्र एक राइट रखा। तो हॉब्सियन स्टेट में थोड़ा राइट कम है लोगों के पास, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टू कॉन्ट्रैक्ट है, पहला कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट आया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट आया। इसीलिए लॉक में स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में आपको डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या हुआ?
तो दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट एग्जिस्टेंस में आए, लॉक के भी कॉन्ट्रैक्ट से और हॉब्स के भी कॉन्ट्रैक्ट से। हॉब्स ने अपने स्टेट को लेविएथन कहा, मॉन्स्टर, एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग, रॉकी भाई अपना। ओके, एंड इधर कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ स्टेट को कहते हैं। ओके, इसीलिए आप कंफ्यूज मत करना कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। लॉक अपने पुस्तक में कॉमनवेल्थ कह के स्टेट को संबोधित करते हैं, इसीलिए मैंने कॉमनवेल्थ वहां पे लिखा है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दिया। लेविएथन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, कॉमनवेल्थ माने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेविएथन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, इसीलिए वह टोटलिटेरियन था, आप उससे नहीं पूछ सकते थे, अकाउंटेबिलिटी उसका इंश्योर नहीं कर सकते थे, उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते थे। दूसरी ओर आप लॉक के स्टेट को, लॉक के कॉमनवेल्थ को, उसके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बना सकते थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव का क्या था लेविएथन का? राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। दूसरी तरफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो लॉक के कॉमनवेल्थ या लॉक के स्टेट का था, वह नेचुरल राइट जो कि पहले से स्टेट ऑफ नेचर में मौजूद हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड फैटर्निटी। सॉरी सॉरी सॉरी, जोश जोश में पता नहीं क्या लिख दिया, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एक्चुअली मैंने टाइप भी फैटर्निटी किया जोश जोश में, कोई बात नहीं। तो ये तीन राइट को जो है ना प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और राइट टू प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉक के लिए, मैंने बताया है। लॉक बुर्जुआ थिंकर है, लॉक जो है वह कैपिटलिस्ट थिंकर है, वह कैपिटलिज्म को बढ़ाना चाहता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं लेक्चर 2 पढ़ा रहा था, आई थिंक हॉब्स का पिछले साल। तो जब वहां मैंने हॉब्स के सोवेरेनिटी को डिस्कस किया था, तो मैंने ये भी बोला था कि हॉब्स का जो सोवरेन है, जो लेविएथन है, ही इज द क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी। और हॉब्स का जो सोवरेन है वह प्रॉपर्टी छीन सकता है कभी भी। माने कुल मिला के अगर तुम हॉब्सियन स्टेट में हो तो लेविएथन तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन लेगा, कुछ नहीं बोल पाओगे उसको, नॉर्थ कोरिया की तरह। और यहाँ पर कॉमनवेल्थ में तुम्हारा प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं पाएगा, आपके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, और ये राज्य का जिम्मेवारी होगा उसको प्रोटेक्ट करके रखना, है ना। स्टेट जो है एब्सोल्यूट और सोवरेन था, कोई लिमिटेशन नहीं था स्टेट के ऊपर एक्सेप्ट वन। और वो लिमिटेशन क्या है? तो वो लिमिटेशन है कि राइट टू लाइफ जो है वो अपने पास लोगों ने रखा है, तो इसको प्रोटेक्ट करना इसकी जिम्मेवारी है लेविएथन की। अगर कोई राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट नहीं करेगा लेविएथन, तो लोग रिवॉल्ट कर जाएंगे इसके खिलाफ। ये सब जो डिफरेंसेस हैं मेरे भाई, ये मैंने खुद से सोच के लिखे हैं। ये एक तरह से समरी है जितना भी लेक्चर्स मैंने बनाया है। तो आप भी ऐसे सोच सकते हैं और भी डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। इससे बुद्धि खुलेगी, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगा। भविष्य में अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में बैठने के सपने देख रहे हैं, तो थोड़ा माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने कहीं से छापा नहीं है, खुद से सोचा है, आप भी सोच सकते हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को पढ़ के। तो ये चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा। ये सब चीजें मैंने पहले बता दी कि स्टेट जो था सोवरेन था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, स्टेट लिमिटेड था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो था दैट वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब रेवोल्यूशन कब कब करेंगे? तो हॉब्स में लेविएथन के खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं जब लेविएथन राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ हो जाए, राइट टू लाइफ को वायलेट करे, लेविएथन किसी की जान ले ले बिना किसी आ, दोष के। तो यहाँ पे हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। हॉब्स जो है ये राइट देता है, राइट टू रिवॉल्ट, बट जस्ट इन वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज if the leviathan is violating your right to life, then only you can revolt against the leviathan or the state. On the other hand, if we will talk about the revolution in the Lockean state, so Locke give us the wide reason for the revolution. We could revolt against the government in four रीजंस। चार कारण बताते हैं लॉक, जब हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। चार कारण कौन कौन से? सबसे पहला कारण, अगर राज्य मतलब गवर्नमेंट, राज्य माने गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है जनता के इच्छा से काम नहीं कर रही, लेक्चर नंबर 4 में बता रखा है। दूसरा, गवर्नमेंट अगर, गवर्नमेंट माने एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव माने सरकार आमतौर पर,
जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, सबको मिलाकर सरकार कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। लेकिन आमतौर पर जब हम सरकार कहते हैं तो एग्जीक्यूटिव को संबोधित करते हैं, है ना। तो अगर एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर को सही से काम नहीं करने दे रहा है, तब भी हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। तीसरा सिचुएशन है कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तब भी हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो यही ये 3-4 बातें हैं, वाइड रेंज ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये देते हैं लॉक हमें, है ना। अब यहाँ पर आप खुद ही जानिए कि एक ही राइट रखा है लोगों ने, राइट टू लाइफ अपने पास, तो इसीलिए इंडिविजुअल के पास लिमिटेड राइट है हॉब्सियन स्टेट में। लेकिन लॉकियन स्टेट में वाइड वेराइटी ऑफ राइट है, क्योंकि भाई सिर्फ 3 ही तो इन्होंने सबमिट किया, बाकी तो अपने पास ही रख लिया। 3 नेचुरल राइट आप ऐसे भी जानते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे नेचुरल राइट हैं लॉकियन स्टेट में। क्योंकि इन्होंने 3 ही सिर्फ सबमिट ही किया है कि हम कानून को खुद से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और खुद के जज नहीं होंगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ज्यादा स्कोप जो है ना, ये हॉब्सियन स्टेट में है। हॉब्सियन स्टेट में कैसे? क्योंकि हॉब्स कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोग निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स हैं दोनों। हॉब्स कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी से हम लोगों को मतलब रखना है। तो क्या रिलीजन लोग प्रोफेस कर रहे हैं वो हमारा जो है मकसद नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक एक व्यक्ति अगर अथिस्ट है, अगर नास्तिक भी है, तो वो रह सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दूसरी तरफ लॉक भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, लेकिन लॉक कहते हैं कि एथिज्म अलाउड नहीं होगा। मैंने इस पर एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है लॉक पे। लॉक कहते हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति है समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं वो कभी भी धोखा कर सकता है। क्योंकि आमतौर पर मंत्री और नेता ईश्वर के नाम से ही शपथ लेते हैं, अगर कोई झूठा ईश्वर के नाम से शपथ लेगा तो उसको फिर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या करेगा फिर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था हॉब्सियन स्टेट में। सिंपल सी बात है, एक राजा है भैया, राजा ही स्टेट है, उसी को लेविएथन कह रहे हो। अब ये राजा है, खुद कानून बनाएगा, तो लेजिस्लेचर भी ये कानून एग्जीक्यूट भी यही करेगा। टेक द एग्जांपल ऑफ अकबर और एनी अदर। ओके, एग्जीक्यूट भी यही करेगा, और ये खुद महामहिम जज भी हैं, तो सब काम यही करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। मॉन्टेस्क्यू जो है वह और क्लियर कट थ्योरी देता है बाद में सेपरेशन ऑफ पावर का। तो मॉन्टेस्क्यू को जो है सेपरेशन ऑफ पावर का फादर कहा जाता है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू से पहले जॉन लॉक ने भी दिया है। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो आपसे लेविएथन छीन सकता है, क्योंकि लेविएथन इज द क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी। लेक्चर नंबर 2 हॉब्स का आप देख लें सोवेरेनिटी पर जाकर। और यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी सैक्रोसेंट है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट थिंकर हैं हमारे लॉक, तो ये तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है देंगे ही। कहते हैं कि भाई तुम अपना अगर लेबर को मिला दोगे किसी भी नेचुरल रिसोर्स में तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी बन जाएगा। और ये राइट टू प्रॉपर्टी सैक्रोसेंट है, मतलब महापवित्र है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, हमेशा की तरह। हाँ, नोट्स अवेलेबल हैं, ऑफर है अभी 100 रुपीज में। आप क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, आज मैं किस डेट को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ 17 सितंबर है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 दिन तक आप 100 रुपीज में क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के नोट्स को ले सकते हैं। क्या क्या एडेड है, तो मैंने कुछ कोटेशन हर एक थिंकर पे ऐड किया है, जो कि आप उसको लिख सकते हैं आंसर अच्छा बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक थिंकर में मैंने ऐड किया है। और जो जो आपके लेक्चर्स मिसिंग थे, लेक्चर्स मिसिंग, लेक्चर वैसे कोई मिसिंग नहीं था, मतलब जो जो आप सोच कर लिख सकते थे लेकिन बहुत बच्चे नहीं लिख पाते हैं। अब जैसे लॉक और हॉब्स हम पढ़ाए ना, तो लॉक और हॉब्स पढ़ने के बाद ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लॉक और हॉब्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये आप निकालें। और बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन सा ऐसा चीज है जो मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको समझ में ना आया हो? सब समझ में आया होगा। तो ये तो आपका काम है। लेकिन अगर आप अपने बुद्धि को नहीं चलाना चाहते तो ऐसे में मैंने लॉकियन स्टेट के फीचर, हॉब्सियन स्टेट के फीचर और भी बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर उसमें ऐड किया है। तो मुझे उम्मीद है। अब हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछता है हॉब्स पे कि हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट है, ये दिखाओ। फिर पूछता है कि हॉब्स जो है पहले इंडिविजुअलिस्ट था बाद में एब्सोल्यूटिस्ट बन गया, ये बताओ। ये सेमेस्टर 5 के कुछ पैटर्न है क्वेश्चन के, जो कि ऑल ओवर इंडिया पूछे जाते हैं। ओके,
आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 30,000 करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ यूपीएससी के लिए। मुझे प्लीज मोटिवेट कीजिए, दिल्ली जाकर घूम कर आ जाना, एक बार फी पता कर लेना, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, डेमो लेक्चर्स अटेंड कर लेना, हमारे एक दो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेना। आई डोंट थिंक सो दैट देर इज मच मोर डिफरेंस which you will see. Okay, so have a nice day. So we are going to meet in the next lecture very soon.